नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव चावला, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट केएमसी कानपुर से आपसे आज बात कर रहा हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे आंतों में छाले की, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, और उसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर हमें ये पहले जानना है कि इसमें दो बीमारियाँ आती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कि पूरी बड़ी आंत में छाले लगातार होते हैं। दूसरा होता है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें भी भिन्न आंतों में थोड़े थोड़े छाले होते हैं, लगातार नहीं होते। ये मुंह से लेके नीचे बड़ी आंत तक कहीं पे भी इन्वॉल्व कर सकती है, पेट, छोटी आंत, एनस, और इसके डिफरेंट क्लिनिकल सिनारियो होते हैं जो हम आपसे अभी डिस्कस भी करेंगे। तो अगर हम देखा जाए डिजीज़ कर्व देखा जाए आईबीडी का, तो ये सब में एक जैसा नहीं है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिजीज़ कर्व देखा जाए तो कुछ लोगों में 50% लोगों में ये शुरू में ज़्यादा होती है और उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और ज़िंदगी भर थोड़ा सा चलती रहती है। कुछ लोगों में अगर हम देखा जाए तो क्रोनिक कंटिन्यूस फेज रहती है कि वो हालांकि कम ही होते हैं, ऐसे पेशेंट 10% से भी कम होते हैं जिसमें लगातार एक्टिविटी चल रही है, दवाई खा रहा है तब भी पूरा आराम नहीं आ रहा है, फिर भी उसे कोलाइटिस की एक्टिविटी चल रही है। एक होती है क्रॉनिक रिलैप्सिंग कि उसने दवाई खाई, ठीक हो गया, फिर 2-4 महीने बाद फिर रिलैप्स कर गया। तो क्रॉनिक रिलैप्सिंग वैरायटी 30% लोगों में होती है। और 1% में होती है लेट हाई एक्टिविटी, यानी शुरू में तो कुछ नहीं रहा उसे, बिल्कुल उसका जरा सा रहा एक्टिविटी, लेकिन बाद में उसके कुछ सालों बाद एक्टिविटी बढ़ गई और बाद में उसे कई सालों बाद या दशक बाद उसको ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ी। तो ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिजीज़ कर्व। ऐसे ही क्रोन्स डिजीज़ में देखा गया है कि प्रोलॉन्ग रेमिशन, यानी कि बिल्कुल दवाइयों पे बिल्कुल ख़त्म हो जाना 10 से 13% में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्रोन्स डिजीज़ में देखा गया है तो वो है कि 60 से 70% में ये क्रॉनिक इंटरमिटेंट कोर्स की तरह बिहेव करती है कि थोड़ा ठीक होगी, थोड़ी देर रहेगी, और कई 10 से 20% में ये क्रॉनिक कंटिन्यूस, यानी दवा भी चलती रहेगी तब भी आराम कम आएगा। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ये हमें देखना है। ये भी देखना है कि कोई इसे जड़ से ये बीमारी ठीक नहीं होती है, दोनों ही, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छी रह सकती है अगर आप पूरा दवाइयाँ ठीक से ले, एक्टिविटीज़ ठीक से गए, सही खाए पिए तो कंट्रोल रह सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देखो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ रेक्टम पार्ट इन्वॉल्व होता है, जिसे अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस कहते हैं। सिर्फ बाई भाग बड़ी आंत का इन्वॉल्व होता है, जिसे हम प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस कहते हैं। कभी कभी कोलन का भाग आधा इन्वॉल्व होता है, तो उससे तो पूरी जब भी लेकिन होता है वो भाग, वो पूरा भाग इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही पैन कोलाइटिस होती है जिसमें पूरी कोलॉन, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम सब इन्वॉल्व होता है, तो उसे अल्सरेटिव पैन कोलाइटिस कहते हैं। तो इसमें पूरी भागों में कोलाइटिस होती है, एक्सटेंसिव कोलाइटिस, पैन कोलाइटिस, लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, प्रोक्टाइटिस, जो मैंने आपको अभी बताया। ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखो जब हम एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी, तो हमें कई तरह के चित्र दिखते हैं। नॉर्मल तो बहुत ही शानदार होती है अंदर बड़ी आंत, और माइल्ड में हमें हल्की सी सूजन दिखती है, लालपन दिखता है, वेस्कुलैरिटी जो होती है भगवान ने दी है वो गायब हो जाती है। फिर मॉडरेट में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, अच्छे खासे छाले दिखते हैं, सूजन काफ़ी बढ़ जाती है। सीवियर में क्या हो जाता है, सीवियर में सूडोपॉलिप्स बन जाता है, हम छूते ही वहाँ ब्लीडिंग होने लगती है, म्यूकोजा बिल्कुल फ्राइबल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, कभी भी फट सकती है। तो ये वेरियस सिवियरिटी है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। दूसरा क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ भी उसी की भाई बहन है अल्सरेटिव बाउल डिजीज़ की, लेकिन इसका जो देखा गया है इसमें कई चीज़ें होती है। इसमें एक तो अगर बायोप्सी ली जाए तो कोलन से ग्रैनुलोमा दिखता है, इसमें फोकल लीजन्स होते हैं, इसमें आंतें चिपक जाती है जिसे हम फिस्टुला बोलते हैं। 20 से 30% में ग्रॉस ब्लीडिंग होती है। और इसमें ये भी देखा गया है कि रेक्टम स्पेयरिंग एक होता है कि रेक्टम नहीं इन्वॉल्व होता है। दूसरा पेरिएनल डिजीज़ होती है। पेरिएनल डिजीज़ जो होती है उसमें फिस्टुला बन जाता है और बहुत दिक्कत करता है। स्किप लीजन्स भी बहुत कॉमन है इसमें।
क्रोन्स डिजीज़ में। तो ये सब होता है क्रोन्स डिजीज़ के फीचर्स। जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो है फिस्टुलाइजेशन यानी आंतों का जुड़ना, इन्फ्लेमेशन यानी छोटी आंत में सूजन आना, वो भी स्किप तरीके से। तीसरा, आंतों में रुकावट आना, उसे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। चौथा, इसमें माइक्रो परफोरेशंस यानी आंतें फट जाती हैं, वो भी होता है। तो अगर आप इसकी एंडोस्कोपिक पिक्चर्स देखें तो आपको कई चीज़ें दिख सकती है। सबसे कॉमन हमें छोटी आंत में अल्सर्स दिखते हैं, हमें छोटी आंत की सिकुड़न दिखती है, हमें फिस्टुला दिखते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं या कोलोनोस्कोपी करते हैं। तो क्रोन्स डिजीज़ इसे कहते हैं। अब इसकी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की इटियोलॉजी क्या है, तो इसकी इटियोलॉजी है, देखा गया है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कोई जीन्स है वो उसको प्रीडिस्पोज कर देता है आईबीडी को। एक होता है म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया उसको इम्यून रिस्पॉन्स दिया तो उससे आईबीडी हो सकता है। तीसरा, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, कोई उसे इन्फेक्शन हुआ कभी आंतों का, बाद में उसकी इम्यूनिटी ट्रिगर हो गई। तो एग्जैक्ट कॉज अभी साइंस को नहीं पता है, लेकिन ये सब फैक्टर्स पता है। कुछ जीन्स जैसे है, आईबीडी स्पेसिफिक जीन्स भी है, NOT15, ये सब, तो कई फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्रोन्स डिजीज़ के सिम्टम क्या होते हैं। एक्टिव क्रोन्स डिजीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है कि पेशेंट को दस्त लग जाते हैं, डायरिया जो से होते रहते हैं, 5-6 मोशन होते रहते हैं, रात को भी वो मोशन भागता है। एक कार्डिनल सिम्टम जो है वो है कि उसके मोशन में ब्लड आना, रेक्टल ब्लीडिंग कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्डिनल सिम्टम है। तीसरा, उसको पेट में दर्द रहना। दूसरा, उसका थोड़ा वजन कम रहना, हल्का हल्का फीवर आना, थकावट होना, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स है क्रोन्स डिजीज़ के। ये हमें ध्यान रखना है कि ये बीमारी आंतों में ही लिमिट नहीं रहती है क्रोन्स डिजीज़ की, आंतों के बाहर भी चली जाती है। तो ये स्किन को इन्वॉल्व कर सकती है, या आइज़ को इन्वॉल्व कर सकती है, जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है। सो क्रोन्स डिजीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेयर्स ऑल्टरनेटिंग विद रेमिशन। 20% से कम में वो अनरेमिटिंग होती है यानी होती रहती है। 10% में ये प्रोलॉन्ग रेमिशन में रहती है। और लाइफ टाइम रिस्क ऑफ सर्जरी 80% से ज़्यादा होता है क्रोन्स डिजीज़ में, क्योंकि इसमें फिस्टुला हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, माइक्रो परफोरेशन हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि उसकी एक्टिविटी, प्रीवियस एक्टिविटी जो उसके साल भर की है, उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पिछले साल पूरा रेमिशन में रहा हो तो 80% चांस है वो अगले साल भी पूरे रेमिशन में रहेगा। अगर उसको 30% फ्लेयर के चांस आए हैं तो 30% चांस है कि उसे अगले साल भी रेमिशन के सिर्फ 30% चांस है। अगर किसी को डिजीज़ जितना रेमिशन में, यानी कहने का मतलब है जितना रेमिशन में ज़्यादा देर रहेगा उतना ही चांस उसको फ्लेयर्स का कम रहेगा क्रोन्स डिजीज़ के। आईबीडी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के ट्रीटमेंट गोल्स क्या है, इसमें है कि हमें इंड्यूस करना होता है रेमिशन को और मेंटेन करना होता है रिस्पॉन्स को। पहला तो यही गोल होता है सबसे पहले। दूसरा, जो कॉम्प्लिकेशंस हमारी बीमारी से और थेरेपी से दोनों से ना हो, ये एक हमारा गोल रहता है। तीसरा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे, शादियां होती रहे, बच्चे होते रहे, प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए, लाइफ लॉन्ग उसका ना इफेक्ट हो। तीसरा, सर्जरी कम से कम करानी पड़े, दवाइयों से ही वो अच्छा रहे। लास्टली, म्यूकोजा में जो भी चेंजेस अल्सरेटिव कोलाइटिस के आए हैं, इन्फ्लेमेशन के आए हैं, वो हील हो जाए। तो ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में हमें सूजन का ट्रीटमेंट करना, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना और उसको सिम्टम से रिलीफ करना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ये है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव डिजीज़, पहले तो जब एक्टिविटी ज़्यादा है, उससे दिक्कतें ज़्यादा है, जब वो हमारे पास आता है उसको ट्रीट करना। जब वो ठीक हो जाता है तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमें डिक्टम है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ट्रीटमेंट में सबका बॉडी का हिसाब अलग होता है, तो ट्रीटमेंट सबको अलग अलग और सिवियरिटी को देख के और रिस्क वर्सेस बेनिफिट पर्टिकुलर पेशेंट के देख के दिए जाते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है, जो सबसे कॉमन दी जाती है वो है 5-अमीनो-सैलिसाइलेट एंड 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स आर सल्फासलाजीन एंड मेसिलामीन। तो जो ड्रग्स यूज़ की जाती है इन्फ्लेमेशन के लिए वो होते हैं स्टेरॉइड्स, अमीनो-सैलिसाइलेट्स, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स और बायोलॉजिकल थेरेपी जो कि TNF अल्फा को टारगेट करती है। अब मेसिलामीन जो दवाई होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है?
पूरा अभी भी नहीं साइंस को पता है, लेकिन जो पता है उसमें ये पता है कि एक जो हमारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, बैक्टीरियल पेप्टाइड इंड्यूस न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्सिस, इन सब चीज़ को वो कम कर देती है। ऑक्सीजन को, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को स्कैवेंज कर देती है, और एनएफ के बीटा पाथवे जो इन्फ्लेमेशन में एक्टिव होता है उसको भी रोक देती है। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेज़लिन की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कॉक्स और लॉक्स एंजाइम होते हैं उसको इनहिबिट करके करती है, और एडेजन भी इनहिबिट करती है मैक्रोफाजेस का और न्यूट्रोफिल्स का। दूसरा, इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वाइट सेल के एडेजन और फंक्शन को भी ये कम कर देती है सेल्स पे, तो इससे भी ये फ़ायदा होता है। तीसरा, इसका फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है मेज़लामिन की। दूसरा होता है कि यूजली ये माइक्रोग्रैनुल फॉर्म में लेना चाहिए, जिसका डायमीटर 0.7 to 1 mm होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम टैबलेट लेते हैं तो वो पेट में जाती है, पेट में जाएगी तो वो एसिड से वहाँ छोटी आंत तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि जो हमारे पेट में एसिड है उसे घोल देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है माइक्रोग्रैन्यूल फॉर्म में ले कि वो पेट से होते हुए सीधा छोटी आंत में चले जाए, और वहाँ पे वो माइक्रोग्रैन्यूल्स से दवाई रिलीज़ हो, एक्टिव कंपोनेंट मेज़लामिन, और फिर वो आंतों में काम करे। हमें दवाई चाहिए जो आंतों में काम करे। तो एक प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन पेंटासा है, जो प्रोलॉन्ग रिलीज माइक्रोग्रैन्यूल्स होते हैं, और इससे देखा गया है कि ये छोटी आंत में, पूरे छोटी आंत में, बड़ी आंत में यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहती है, और ये बहुत ही अच्छी दवाई है क्रोन्स डिजीज़ के लिए भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी। तो 1 ग्राम और 2 ग्राम के ग्रैन्यूल्स है। मैक्सिमम जो डोज अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्टिव डिजीज़ में दी गई है 4 ग्राम इन डिवाइडेड डोज। मेंटेनेंस में फिर 2 ग्राम इन डिवाइडेड डोज कर सकते हैं। ऐसे ही ये क्रोन्स डिजीज़ में भी 4 ग्राम देते हैं डिवाइडेड डोज में, और मेंटेनेंस डोज में इसको भी इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर 4 ग्राम है। जो दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दी जाती है इन दोनों ही बीमारियों की एक्टिविटी कम करने के लिए, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। वो तब दी जाती है जब ये वाली ड्रग से भी रिलीव नहीं होता है। जो आईवी दी जाती है जब बहुत ही सीरियस होते हैं पेशेंट्स, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन या मिथाइल पेडनिसोलोन। ओरल दी जाती है तो पेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, ब्यूडिनोसाइड के बारे में ये बताना चाहूँगा, ये स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है क्रोन्स डिजीज़ में, स्पेशली राइट साइड डिजीज़ में 9 ग्राम दी जाती है, क्योंकि इसका सिस्टमिक एक्शन कम है और वहाँ आंतों में एक्शन ज़्यादा है। तो साइड इफ़ेक्ट्स जो स्टेरॉइड्स के होते हैं वो नहीं होते हैं, और ये यूजली शॉर्ट टर्म एफिकेसी एंड सेफ्टी के लिए दिया जाता है। अगर आप ये चित्र देखें तो इसमें देखिए रेमिशन, यानी अगर हम 100 लोगों को स्टेरॉइड देंगे तो लगभग 84% लोगों को रिलीफ मिलेगा, उसमें से भी पूरा रिलीफ 58% को और 26% पार्शियल रिलीफ, तो अप्रॉक्सीमेटली 80% को रिलीफ मिलेगा और 16% को ही रिलीफ नहीं मिलेगा। बट हम स्टेरॉइड्स मेंटेनेंस के लिए नहीं दे सकते, शॉर्ट टर्म 1 से 2 महीने देना होता है और फिर ग्रेजुअली टेपर करना है। स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैटरैक्ट हो सकते हैं, ग्लोकोमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वेट गेन, ओस्टियोपीनिया, एक्ने, मूड चेंजेस, इन्फेक्शन। तो हमेशा फिजिशियन से कंसल्ट में ही लेने चाहिए, डोज अप्रोप्रिएटली कम करना चाहिए, एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग जो दी जाती है वो है एजाथायोप्रिन, जिसको 6-मरकैप्टोप्यूरिन भी कहते हैं। तो एजाथायोप्रिन जो है 6-मरकैप्टोप्यूरिन जब आती है बॉडी में, तो इसको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उससे मेटाबोलाइज होकर 6-थायोरिक एसिड बना देती है। दूसरा एक TPMT एंजाइम है जिसमें वो 6-MMP बना देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है देखने के लिए, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे खून कम हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, कभी कभी पैनक्रियास में सूजन आती है, कभी कभी लिवर में हेपेटाइटिस हो सकती है। ड्रग कई लोगों को टॉलरेट नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस, रैशेस हो सकती है, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। लिम्फोमा का रिस्क भी देखा है कि नॉर्मल जो हमारी जनता से 4 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ सकते हैं लिम्फोमा होने के। एक ड्रग है मीथोट्रेक्सेट, इसको भी क्रोन्स डिजीज़ में डॉक्यूमेंटेशन है, हमेशा हाई डोज में दी जाती है। 25 mg IM का इंजेक्शन 16 वीक के लिए दिया जाता है, और फिर मेंटेनेंस में 15 mg IM का इंजेक्शन वीकली दिया जाता है। तो इन सब के देखा गया है कि ये मीथोट्रेक्सेट भी टॉक्सिक ड्रग है, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स करती है, बोन मैरो सप्रेशन, हेपेटाइटिस करना, हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस करना। लिम्फोमा इसमें हालांकि रेयर होता है।
थकावट होना बहुत कम है। बहुत ही लोगों को लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये सारी ड्रग्स किसी फिजिशियन जो ट्रीट करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ को, जो रोज़ ट्रीट करता है, उसी के अंडर लेनी चाहिए। एंटी TNF ड्रग्स जो एक है इन्फ्लेमेशन के लिए, वो बहुत ही पावरफुल ड्रग्स है। जो 3 जो ड्रग्स जो FDA ने अप्रूव की है, इन्फ्लिक्सीमैब जो 1998 में सबसे पहले FDA ने अप्रूव की थी, IV थेरेपी है, 0 वीक्स, 2 वीक्स, 6 वीक्स एंड देन एवरी 8 वीक्स में दी जाती है 5 मिलीग्राम पर kg। ये माउस काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। दूसरा है एडेलिमुमैब। एडेलिमुमैब को 2007 में अप्रूव किया था FDA ने। ये भी ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये सबक्यूटेनियसली हर 2 हफ्ते में दी जाती है। जो ईच इसका पेन होता है वो 40 mg का होता है। तीसरी ड्रग जो FDA ने अप्रूव किया है वो सर्टोलिजुमैब। ये 2008 में अप्रूव हुई थी। ये पेगलेटेड ह्यूमनाइज्ड फैब फ्रेगमेंट है और ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, 400 mg का होता है। तो अगर आप देखें तो ये साइंस में बहुत ही स्टडीज़ हो चुकी है इन ड्रग्स को लेके। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लिक्सीमैब तो एक्सेंट ट्रायल्स में बहुत स्टडी हुई है। एडेलिमुमैब को देखो तो चार्म ट्रायल में बहुत स्टडी हुई है। ऐसे ही प्रिसाइज 2 में देखो तो सर्टोलिजुमैब में हुई है। तो जो भी ट्रीटमेंट जो स्टेरॉइड से, एजाथायोप्रिन से, मिथोट्रेक्सेट से, मेसामिलिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी जो डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होते हैं, वो देखा गया है कि 60 से 70% वैसे पेशेंट्स इन दवाइयों से रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी वो भी 100% नहीं, 60% ही जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स होते हैं। इन सब एंटी TNF थेरेपी देने का एडवांटेज है कि स्टेरॉइड फ्री रेमिशन हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाता है, सर्जरी के रेट कम हो जाते हैं, जो म्यूकोजल हीलिंग है वो बढ़ जाती है। लेकिन इन सब इंजेक्शंस के भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन्फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज हो सकती है, हेपेटोज, ये सब रेयर है हालांकि, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ड्रग इंड्यूस लूपस हो सकता है। तो एक जो बात की जाती है कि हम स्टेप अप अप्रोच लेके टॉप डाउन, तो भारत में यूजली स्टेप अप अप्रोच ही लिया जाता है कि पहले एंटीबायोटिक्स और एंटी अमीनोसाइक्लोसाइलेट्स दी जाए, फिर अगर आराम ना आ रहा हो तो फिर स्टेरॉइड्स दी जाए, फिर आराम ना आ रहा हो तो फिर सर्जरी की जाए। एक होता है अर्ली एग्रेसिव बायोलॉजिकल थेरेपी वर्सेस कन्वेंशनल ट्रीट ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, कि पहले ही अगर हम वेस्ट में देखें, US में देखें, तो वो पहले ही इंजेक्शंस जो होते हैं एंटी TNF अल्फा के देना शुरू कर देते हैं। वो दवाइयाँ नहीं देते हैं वहाँ के पेशेंट्स को। तो वो वेस्ट में वो प्रचलित है। हमारे यहाँ दवाइयाँ प्रचलित है, हम लोग पहले दवाइयाँ देते हैं, एमिनोसैलिसाइड, स्टेरॉइड्स, और फिर अगर बिल्कुल नहीं आ रहे तब उसमें जाते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी में। वो लोग अर्ली एग्रेसिव थेरेपी यूज़ करते हैं। तो अगर हम फ्यूचर देखें IBD का, तो हमें और अच्छी थेरेपी चाहिए। जो करंट जो हमारे पास थेरेपी है उससे हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाते हैं, सर्जरी कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। बट अभी भी 1/3 पेशेंट्स जो होते हैं सीवियर वाले, वो किसी ड्रग्स को रिस्पॉन्स नहीं करते ना, जो भी मेंशन्ड है साइंस में। और सेफ्टी कंसर्न्स भी है दवाइयों के कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, कैंसर मैलिग्नेंसी कभी कभी हो सकती है, PML होता है। तो ये सब चीज़ें है। और अंत में मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड के बेसिस में आपको कोलाइटिस कह रहा है तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कोलाइटिस अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस नहीं होती है, वो हमेशा एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस होती है। किसी पेट में मरोड़ होना, बार बार आना, तो उसको कोलाइटिस ना समझिए जब तक ब्लीडिंग ना हो रहा हो। अगर ब्लीडिंग है तो ज़रूर कोलोनोस्कोपी कराएं। थैंक यू। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है।